हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम जो हिंदी का कार्य करने वाले हैं पाठ नंबर 2 वितान, जिसको नाम दिया गया है जूझ, और पाठ के लेखक हैं आनंद यादव। जैसे कि नाम से ही परिचित है, तो इस लेसन में जूझ यानी संघर्ष उसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ जो लेखक बताना चाहता है कि किस तरह से आनंदा है जो मेन कैरेक्टर है लेसन का, वो अपनी पढ़ाई के प्रति कैसे संघर्ष करता है। उसके पिताजी उसे पढ़ाना नहीं चाहते, खेत के कार्यों में लगा देते हैं, लेकिन फिर भी वह माँ से कह कर के सिफारिश करवाता है। दत्ताजी राव जो गांव के जमींदार हैं, उनके पास जाता है, माँ को लेकर के पिता से कहलवाता है ताकि उनको दोबारा से पढ़ाई शुरू करने का मौका मिले। लेकिन उसके पिता इस पर काफ़ी जो बंदिशें वो डालते हैं, उसे नियम वगैरह समझा दिए जाते हैं कि पहले खेत में काम करेगा, फिर स्कूल जाएगा, छुट्टी के बाद फिर खेत में आएगा। तो इस तरह से, लेकिन जो आनंद है वो सब मान लेता है और दोबारा से किस तरह से उसका स्कूल शुरू होता है और आगे चल के स्कूल में उसे क्या परेशानी आती है, तो ये सब पाठ में वर्णन है। तो पाठ का नाम जूझ यानी संघर्ष, और लेखक हैं आनंद यादव। पाठशाला जाने के लिए मन तड़पता था, लेकिन दादा के सामने खड़े होकर यह कहने की हिम्मत नहीं होती कि मैं पढ़ने जाऊंगा। डर लगता था कि हड्डी पसली एक कर देगा, इसलिए मैं इस ताक में रहता यानी मौका कि कोई दादा को समझा दे। मुझे इसका विश्वास था कि जन्म भर खेत में काम करते रहने पर भी हाथ कुछ नहीं लगेगा। जो बाबा के समय था वह दादा के समय नहीं रहा। यह खेती हमें गड्ढे में धकेल रही है। पढ़ जाऊंगा तो नौकरी लग जाएगी, 4 पैसे हाथ में रहेंगे। विठोबा आना की तरह, ये कोई करैक्टर है, की तरह कुछ धंधा कारोबार किया जा सकेगा। अंदर ही अंदर इस तरह के विचार चलते रहे। तो जो लेखक है वो अनेक तरह से सोचता है, बच्चा होने के बावजूद भी, कि किस तरह से पढ़ाई के फ़ायदे हैं और न पढ़ने के जो नुकसान है वो भी उसके मन में आते हैं। दिवाली बीत जाने पर महीना भर ईख पेरने का कोल्हू चलाना होगा, यानी गन्ने से रस निकालना, कोल्हू चलाना उसे कहते हैं। कोल्हू जरा जल्दी शुरू किया तो दादा की समझ से ईख की अच्छी खासी कीमत मिल जाती। यह उसकी समझ कुछ हद तक सही थी। जब चारों ओर कोल्हू चलने लगते तो बाजार में गुड़ की बहुतायत हो जाती, यानी ज़्यादा मात्रा में, और भाव नीचे उतराते। उस समय नंबर 1 और नंबर 2 का गुड़ बहुत आता और हमारे जैसे खेतों पर ही बनाए गए नंबर 3 के गुड़ को कौन पूछता। बाकी के किसान दूसरे ढंग से विचार करते थे। उनका मत था कि यदि ईख को और कुछ दिन खेत में खड़ी रहने दिया गया तो गुड़ जरा ज़्यादा निकलता है। देर तक खड़ी रहने वाली ईख के रस में पानी की मात्रा कम होती है और रस गाढ़ा हो जाता है, जिसके कारण ज़्यादा गुड़ निकलता है। लेकिन दादा की समझ से गुड़ ज़्यादा निकलने की अपेक्षा भाव ज़्यादा मिलना चाहिए, इसलिए सारे गांव भर में हमारा कोल्हू सबसे पहले शुरू होता। इसी कारण वह इस वर्ष भी शुरू हुआ और हम उससे जल्दी निपट गए, आगे के काम में लग गए। सभी जन धूप में लेटे हुए थे। माँ धूप में कंडे थाप रही थी। मैं
बाल्टी में पानी भरकर उसे दे रहा था। कुछ न कुछ बातचीत भी हो रही थी, यानी कर रहे थे। हम दोनों ही थे, इसलिए यह सोचकर कि बात माँ से कहनी चाहिए, और मैंने अपने पढ़ने की बात छोड़ दी। पढ़ने की बात छेड़ दी। माँ ने कहा, अब तू ही बता, मैं क्या करूं? पढ़ने लिखने की बात की तो वह बरहीले सुअर की तरह घुर्राता है। तुझे मालूम है, माँ के मन में जंगली सुअर बहुत गहराई में बैठ गया था। यानी पिताजी का जो डर था माँ को बहुत ज़्यादा था, इसलिए वो कहती है कि इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। अब खेती के सभी काम बीत गए हैं, मेरे लिए अब कुछ तो करना नहीं रह गया है, इसलिए कहता हूँ तू दत्ताजी राव यानी गांव का जो जमींदार है, सरकार से मेरे पढ़ने के बारे में कहे। आज ही रात को उनके यहाँ चलेंगे, मैं चलूँगा तेरे साथ। तू उन्हें सब कुछ समझाकर बता दे तो वे दादा को ठीक तरह से समझा देंगे, यानी लेखक के पिताजी को। ठीक है, चलेंगे। माँ ने हाँ तो की, लेकिन अंदर से माँ के स्वर में उदासी थी। मुझे भी मालूम था कि इतना करने पर भी कोई लाभ नहीं होगा, लेकिन वह मेरा मन रखने के लिए जाने को तैयार हो गई। मेरी तड़पन वह समझती थी। 7वीं तक पढ़ने की उसके मन में तैयारी थी, लेकिन पढ़ाने की दादा के आगे उनका बस नहीं चला था। रात को मैं और माँ दत्ताजी राव देसाई के यहाँ गए। माँ ने दीवार के सहारे बैठकर दत्ताजी राव से सब कुछ कह दिया। वे भी इस बात से सहमत हो गए। माँ ने यह भी बताया कि दादा सारे दिन बाजार में रखमाबाई के पास गुजार देता है, खेती के काम में हाथ नहीं लगाता है। माँ ने देसाई को यह विश्वास दिला दिया कि दादा को सारे गांव भर आज़ादी के साथ घूमने को मिलता रहे, इसलिए उसने मेरा पढ़ना बंद कर मुझे खेती में जोत दिया है। यह सुनते ही देसाई दादा चिढ़ गए और बोले, आने दे आज उसे, मैं उसे सुनाता हूँ कि नहीं। अच्छी तरह देखा कि मैं उसे समझाता हूँ, अच्छी तरह से उसकी परीक्षा लेता हूँ। उठते उठते मैंने भी दत्ताजी राव से कहा, अब जनवरी का महीना है, अब परीक्षा नज़दीक आ गई है। मैं यदि अभी भी कक्षा में जाकर बैठ गया और पढ़ाई की दोहराई कर ली तो 2 महीने में 5वीं की सारी तैयारी हो जाएगी और मैं परीक्षा में पास हो जाऊंगा। इस तरह मेरा साल बच जाएगा। अब खेती में ऐसा कुछ काम नहीं है, मेरा पहले ही 1 वर्ष बेकार में चला गया है। तो जो लेखक है अपने तरीके से दत्ताजी राव गांव के जमींदार को समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि पिछला जो मेरा साल व्यर्थ चला गया था, अब की बार वह व्यर्थ न जाने पाए, इसलिए मैं अब स्कूल जाकर तैयारी करना चाहता हूँ। ठीक है ठीक है, अब तुम दोनों अपने घर जाओ। जब वह आ जाए तो मेरे पास भेज देना, और उसके पीछे से घड़ी भर बाद में तू भी आ जाना रे छोरो। क्योंकि थोड़ा यहाँ ग्रामीण जो भाषा है उसका प्रयोग किया गया है। जी कहकर हम खड़े हो गए। उठते उठते हमने भी यह भी कहा कि हमने यहाँ आकर ये सभी बातें कही है, यह मत बता देना, नहीं तो हम दोनों की खैर नहीं है। माँ अकेली साग भाजी देने आई थी, यह बता देंगे तो अच्छा होगा। ठीक है, मुझे जो करना है मैं करूँगा। देख, उसके सामने ही तुझसे कुछ पूछूंगा तो निडर होकर साफ साफ उत्तर देना, डरना मत। तो दत्ताजी राव अपने ढंग से और लेखक व उनकी माता अपने ढंग से उनकी पढ़ाई शुरू करना चाहते हैं, और उसके लिए लेखक के जो पिताजी हैं, जिसे वो दादा कहते हैं, पहले उसको राज़ी करना ज़रूरी है।
नहीं जी, मैं माँ के साथ लौट आया, 1 घंटा रात बीते दादा घर पर आया। मैं घर में ही था। आते ही माँ ने दादा से कहा, साग भाजी देने देसाई सरकार के यहाँ गई थी तो उन्होंने कहा कि बहुत दिनों से तेरा मालिक दिखाई नहीं दिया है, खेत से आ जाने पर जरा इधर भेज देना, कुछ काम वाम था। दादा ने अधीरता से कहा, यानी बेचैनी, व्याकुलता। मुझे तो कुछ बताया नहीं उन्होंने, तो मैं हो आता हूँ, तब तक तू रोटियां सेक ले। गणपा आए तो उसे खेतों पर भेज देना पहले ही। दादा तुरंत उठ खड़ा हुआ। देसाई के बाड़े का बुलावा दादा के लिए सम्मान की बात थी। आधा घंटा बीतने पर माँ ने मुझसे कहा कि अब तू जा, कहना जीम ने बुलाया है, यानी खाना खाने के लिए। अच्छा, मैं पहुंचा तो सरकार मेरी राह देख रहे थे। क्यों आया रे छोरे? दादा को बुलाने आया हूँ, अभी खाना नहीं खाया है। बैठ बैठ थोड़ी देर, अभी तो आया है वह मेरे पास। जी मैं बैठ गया। धीरे धीरे दत्ताजी राव पूछने लगे, कौन सी में पढ़ता है रे तू? जी 5वीं में था, किंतु अब नहीं पढ़ता, अब नहीं जाता हूँ। क्यों रे? दादा ने मना कर दिया है, खेतों में पानी लगाने वाला कोई नहीं है। क्यों रतनप्पा? जी हाँ जी। फिर तू क्या करता है? सरकार ने दादा से जिरह करना शुरू किया तो सारा इतिहास बाहर निकला। जिरह यानी बहस। सरकार ने दादा पर खूब गुस्सा किया। उन्होंने दादा की खूब हजामत की, हजामत बनाई। देसाई के खेत को छोड़ देने के बाद दादा का ध्यान किसी काम की तरफ नहीं रहा। मन लगाकर वह खेत में श्रम नहीं करता है, फसल में लागत नहीं लगाता है, लुगाई और बच्चों को काम में जोतकर किस तरह खुद गांव भर में खुले सांड की तरह घूमता है, और अब अपनी मस्ती के लिए किस तरह छोरे का जीवन की बलि चढ़ा रहा है, यह सब उन्होंने सुनाया, यानी दत्ताजी राव ने। दादा के हर एक तर्क को दत्ताजी राव ने काट दिया और मुझसे कहा, सवेरे से तू पाठशाला जाता रहे, कुछ भी हो पूरी फीस भर दे उस मास्टर की, और मन लगाकर पढ़ाई कर, और किसी भी तरह साल नहीं मारा जाए, यानी व्यर्थ न जाए, इसका ध्यान रख। यदि इसने तुझे पढ़ने नहीं भेजा तो सीधा चला आ इधर, सुबह शाम जो हो सके वह काम कर, यहाँ और पाठशाला जाते रहना, मैं पढ़ाऊँगा तुझे। इसके पास जरा ज़्यादा बच्चे हो गए हैं, इसलिए तुम्हारे साथ कुत्तों की तरह बर्ताव करता है। यानी दत्ताजी राव अनेक तरह से लेखक के पिता को डांट रहे हैं। मैंने मना कब किया है जी? इसको जरा गलत सलत आदत पड़ गई थी, इसलिए पाठशाला से निकालकर जरा नज़रों के सामने रख लिया है। तो अब जो लेखक के पिताजी हैं वो अपना पक्ष रखते हैं। कैसे आदतें? चाहे जैसे यहाँ वहाँ कुछ भी करता है, कभी कंडे बेचता, कभी चारा बेचता, सिनेमा देखता, कभी खेलने जाता। खेती और घर के काम में इसका बिल्कुल ध्यान नहीं है। दादा ने मेरे ऊपर अचानक हल्ला बोल दिया। क्यों रे छोकरे? नहीं जी, कभी एक बार मेले में पट्टा पर पैसे लगा दिए थे। दादा तो कभी भी सिनेमा के लिए पैसे नहीं देते हैं, इसलिए खेत पर गोबर भीन भीन कर माँ से कंडे पथवा थपवा लिए थे और उन्हें बेचकर ही कपड़े भी बनवाए थे। उसी समय एक बार सिनेमा भी गया था, मैंने भी झूठ सच मिलाकर ठोंक दिया। अब यह सब बंद कर और सिर्फ पढ़ाई में मन लगा। ना पास नहीं हुआ है कभी, यानी फेल। नहीं जी, पाठशाला जाना ही बंद कर दिया, इसलिए परीक्षा में नहीं बैठा हूँ। अच्छा अच्छा, अब तू घर जा और सवेरे से पाठशाला जाने लग। जी मैं उठ खड़ा हुआ। बाहर निकलते निकलते मैंने सुना, अरे बच्चे की जात है, एक आध वक्त सिनेमा चला गया तो क्या हुआ, एक आध बार खेलने में लग गया तो क्या हुआ,
इस बात पर उसका पढ़ना लिखना बंद कर देना है क्या? जी, आप कहते हैं तो भेज देता हूँ कल से, देखते हैं एक आध वर्ष में कुछ सुधार हो जाए तो। दादा ने मन कहा। इस समय उसका कोई बस नहीं चला था। खाना खाते खाते दादा ने मुझसे वचन ले लिया, पाठशाला 11 बजे होती है, दिन निकलते ही खेत पर हाजिर होना चाहिए, 11 बजे तक पानी लगाना चाहिए, खेत पर से सीधे पाठशाला पहुंचना, सवेरे आते समय ही पढ़ने का बस्ता घर से ले आना, छुट्टी होते ही घर में बस्ता रखकर सीधे खेत पर आकर घंटा भर ढोर चराना, ढोर यानी जानवर, और कभी खेतों में ज़्यादा काम हुआ तो पाठशाला में गैर हाजिरी लगाना, समझे? मंजूर है क्या? तो जो दादा है वो नियम बताते हैं कि यदि आप पाठशाला जाओगे तो आपको ऐसा करना होगा। हाँ हाँ, खेत में काम होगा तो गैर हाजिर रहना ही चाहिए। मैं ऐसे बोल रहा था मानो मुझे सारी बातें मंजूर है। मन आनंद से उमड़ रहा था, यानी खुशी। हाँ हाँ, इतना मंजूर हो तो पाठशाला जाना, नहीं तो यह पढ़ना लिखना किस काम का? मैं सवेरे शाम खेतों पर आता रहूँगा न। हाँ यदि किसी हाँ यदि नहीं आया किसी दिन तो देख, गांव में जहाँ मिलेगा वहीं कुचलता हूँ कि नहीं तुझे। तेरे ऊपर पढ़ने का भूत सवार हुआ है, मुझे मालूम है। बालिस्टर नहीं होने वाला है तू, यानी वकील। दादा बार बार कूर कूर कर रहा था। मैं चुपचाप गर्दन नीचे करके खाने लगा था। रोते धोते पाठशाला फिर से शुरू हो गई। गर्मी सर्दी हवा पानी वर्षा भूख प्यास आदि का कुछ भी ख्याल न करते हुए खेती के काम की चक्की में 11 से 5 बजे तक पीसते रहने से छुटकारा मिल गया। उस चक्की की अपेक्षा मास्टर की छड़ी की मार अच्छी लगती थी, उसे मैं मज़े से सहन कर लेता था। दोपहरी भर की कड़क धूप का समय पाठशाला की छाया में व्यतीत हो रहा था। गर्मी के 2 महीने आनंद में बीत गए। फिर मैं 5वीं में जाकर बैठने लगा। फिर से नाम लिखवाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। 5वीं नापास की टिप्पणी नाम के आगे लिखी हुई थी। वह 5वीं की ही हाजिरी रजिस्टर में लिखा रह गया था। पहले दिन कक्षा में गया तो गली के 2 लड़कों को छोड़कर कोई भी पहचान का नहीं था। मेरे साथ के सभी लड़के आगे चले गए थे। मेरी अपेक्षा कम उम्र के और मैं जिन्हें कम अकल का समझता था, उन्हीं के साथ अब बैठना पड़ेगा। यह बात कक्षा में पहुंचने पर समझ में आई। मन खट्टा हो गया। बाहरी अपरिचित जैसा एक बेंच के एक सिरे पर कोने में जा बैठा। मास्टर कौन है इसका पता नहीं था। पुरानी किताबों और पुरानी कापियों का उस कक्षा से कोई संबंध नहीं था। फिर भी लट्ठे के बने थैले में उन्हें ले आया था। बस अड्डे पर कोई लड़का अपनी पोटली संभाले किसी इंतजार में जैसे बैठा होता है, उसी तरह मैं अपनी पढ़ाई की पुरानी धरोहर संभाले बैठा था। तो बच्चों, यहाँ हम देखते हैं कि किस तरह से लेखक की पाठशाला दोबारा से शुरू हो जाती है और वह कक्षा में जाने पर देखता है कि उसकी जान पहचान का कोई नहीं है। गली के 2 ही लड़के हैं। बाकी जो लड़के हैं जिन्हें वह अपने से छोटा और कम अकल का समझता है, उन्हीं के साथ वह बैठता है। इसलिए थोड़ी उसे उदासी भी होती है, यानी मन खट्टा होता है। लेकिन फिर भी वो खुश है क्योंकि दोबारा से उसकी जो पढ़ाई है वो शुरू हो रही है। क्या नाम है मेहमान? नया दिखाई देता है या गलती से इस कक्षा में आ बैठे हो? कक्षा के सबसे ज़्यादा शरारती चौहान के लड़के ने सामने आकर खिल्ली उड़ाने के स्वर में पूछा। मेरे ध्यान में आया कि मेरी पोशाक भी अजनबी जैसी है। बालूगढ़ी की लाल मिट्टी के रंग में मटमेली हुई धोती और गमछा पहन में अकेला ही था।
तो आज के लिए पाठ आपका यहीं तक है। तो आगे का पाठ हम सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे।